के जो 7 पॉइंट्स थे थ्योरी के वो पढ़े थे। कल टेस्ट थोड़ी आपका, कल कौन सा, ऑनलाइन वालों का नहीं, ऐसे। अच्छा, तो आज हम ना आगे बढ़ते हैं और हम डार्विनिज्म के फेवर में और डार्विनिज्म के अगेंस्ट में बात करेंगे। तो पहले बात करेंगे आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म। डार्विन ने जो थ्योरी दी थी उसके फेवर में क्या आर्गुमेंट, अभी आज हो सकता है मैं जल्दी छोड़ दूं, थोड़ा फीवर आ रहा है, अगर ले पाए तो ले लेंगे, है ना, देखते हैं जितनी देर चलेगी उतनी देर लेंगे। नहीं नहीं, अभी अभी क्या होगा, जैसे जैसे मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना फिर सब चीजें भूल जाता हूँ मैं, फिर उसके बाद ही आएगा फीवर, तो अभी उतर जाएगा, तो सुनते जाओ। तो अच्छा वो कल क्लास नहीं थी, कल तो हाँ। तो आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डार्विनिज्म, तो डार्विन के थ्योरी के फेवर में कुछ आर्गुमेंट थे। पहला था जैसे मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन। और दूसरा है जैसे नेचुरल सिलेक्शन के लिए की तरह आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो हम डार्विन की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, उसके फेवर में आर्गुमेंट्स दे रहे हैं। पहला आर्गुमेंट मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन, समझते हो, राम जी का घोड़ा प्रेइंग मेंटिस, सुना है कभी नाम? ग्रास होपर सुना है? कौन से कलर का होता है ग्रास होपर? ग्रीन। देखो पूरी क्लास ने क्या बोला, ग्रीन। दोबारा सोचो, ग्रीन, ब्राउन, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रे, अरे हर कलर के होते हैं, हर कलर के होते हैं ना, लेकिन कहाँ रहता है ये? ग्रास में। तो पैदा तो हर कलर के होते हैं, इनको चिड़िया खाती हैं, लेकिन ज्यादातर शिकार हो जाते हैं। बचता कौन सा है? ग्रीन वाला, क्योंकि ग्रास कैसी है? ग्रीन। कई जगहों पे येलो ग्रास होती है, सुना है ना आपने, वहां पता है कौन सा वाला बचता है? येलो वाला। तो दिस इज एन आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ नेचुरल सिलेक्शन की प्रोटेक्टिव कलरेशन। जैसे आप बताओ, आपके घर में कभी कभी हरी सब्जियों में कीड़ा वीड़ा भी आ जाता होगा, मटर में आ जाता है ना, कौन से कलर का होता है वो? ग्रीन ही होता है। क्यों? बाकी सब झड़ गए होते हैं, पकड़ में आ गए होते हैं, ये पकड़ में नहीं आता। तो मिमिक्री एंड प्रोटेक्टिव कलरेशन क्या बताता है कि एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में एक तरह की वेरिएशन को दूसरी वेरिएशंस के ऊपर एडवांटेज मिलता है। जैसे हमने ग्रास हॉपर वाला एग्जांपल देखा है ना, या और दूसरे एग्जांपल बहुत सारे हैं इस तरह के। तो ये एक नेचुरल सिलेक्शन के फेवर में आर्गुमेंट है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? कि कोई वेरिएशन कहीं एडवांटेज में है तो कोई दूसरी वेरिएशन कहीं और एडवांटेज में। दूसरा है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। ये क्या होता है? जैसे ना आर्टिफिशियल सिलेक्शन को हम कैसे कहेंगे, जैसे आपने ये एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सुना है, पूसा। आपने नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल का भी नाम सुना होगा। तो हम ना कई फसलों की और कई ब्रीड्स, जो जानवरों की ब्रीड्स होती है, उनके हाइब्रिडाइजेशन करके नई नई किस्में बनाते रहते हैं, नई नई उन्नत किस्में फसलों की। सुना है आपने? जैसे हमको है ना ऐसा चावल का दाना चाहिए जो बहुत लंबा हो, तो हमने चावल, अच्छी वाली चावल को क्रॉस किया, तो दो तरह का चावल पैदा हुआ, छोटे दाने वाला और लंबे दाने वाला। अब हमने क्या किया पता है? लंबे दाने वाले रख लिया, छोटा दाने वाला फेंक दिया, फिर लंबे दाने वाले को फिर से क्रॉस कराया, तो दो तरह का पैदा हुआ, लंबा दाना और ज्यादा लंबा दाना। अब हमने क्या किया, और अच्छा वाला रख लिया, बाकी छोड़ दिया। चाय का जो पौधा होता है उसमें हमें क्या चीज चाहिए होती है? पत्ती। तो हमने क्या किया, ऐसा पौधा उगाया जिसमें पत्ती बड़ी थी, फिर उसमें से ना वो पौधे छांट लिए जिनमें बड़ी पत्ती आई थी, छोटी पत्ती वाले छोड़ दिए। फिर उनको दोबारा क्रॉस कराया, तो दो तरह के आए, बड़ी पत्ती और बड़ी पत्ती। तो हमने क्या किया, और बड़ी वाली रख ली, ये छोड़ दी, है ना। तो हमको जो डिजायरेबल ट्रेट चाहिए होता है, जैसे आम में हमें जो आम का जो एडिबल पार्ट होता है वो ज्यादा चाहिए कि गुठली बड़ी चाहिए? तो हमने क्या किया, गुठली छोटी वाले चूज किए। तो हमको जिसमें जो डिजायरेबल ट्रेट चाहिए होता है हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं और दूसरे वाले को
रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसे हम ना एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में करते रहते हैं। हाइब्रिड वैरायटीज बनाते हैं, उसमें जो हमारे पसंद की होती है, हमारे लाइक की होती है, उसे हम रख लेते हैं, भले ही वो नेचुरली स्ट्रांग हो चाहे नहीं हो, पर हम उसे, क्योंकि हम उसे डिजायर कर रहे हैं तो हम उसे सेलेक्ट कर लेते हैं, दूसरी को रिजेक्ट कर देते हैं। तो हम कई जनरेशन तक जब ऐसा करते चले जाते हैं तो हम ऐसे प्लांट्स और ऐसे एनिमल्स, ऐसी ब्रीड्स पैदा कर लेते हैं जो हमें जैसी चाहिए वैसी। ऐसा सुना है ना आपने? तो ये आर्टिफिशियल सिलेक्शन कहलाता है, जो हम कहाँ करते हैं? लेबोरेटरीज में। और आर्टिफिशियल सिलेक्शन कर करके हमने ना कई ऐसे प्लांट्स और कई ऐसे एनिमल स्पीशीज क्रिएट करनी है जो नेचुरली ऑकरिंग नहीं थी। अभी आपने टिटिकेल, सोयाबीन, ये सब कोई नेचुरली ऑकरिंग चीजें थोड़ी ना थी, पर आजकल मिलती है। डॉग में एक बुलडॉग होता है, वो कोई नेचुरली ऑकरिंग डॉग थोड़े ना था, वो हमने हाइब्रिड से बनाया है। तो हमने नई स्पीशीज क्रिएट करनी आर्टिफिशियल सिलेक्शन से। और ये सब हमने कब किया? लास्ट 1000 ईयर्स में, जब से साइंस और टेक्नोलॉजी डेवलप हुई। चलो लास्ट 1500 ईयर्स में, उससे पहले थोड़ी किया था हमने। तो आर्ग्यूमेंट ये है कि अगर ह्यूमन बीइंग लिमिटेड टाइम में, लास्ट 1000 ईयर्स, लिमिटेड पावर और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए लिमिटेड टाइम में आर्टिफिशियल सिलेक्शन से क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज कर सकते हैं, तो क्या नेचर में अनलिमिटेड टाइम में, लाखों सालों में, करोड़ों सालों में, अनलिमिटेड पावर और अनलिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए नेचुरल सिलेक्शन से क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज नहीं किया होगा क्या? जरूर किया होगा। तो अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन एक सच्चाई है, तो नेचुरल सिलेक्शन अपने आप एक सच्चाई बन जाता है। तो ये दो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं इन फेवर ऑफ थ्योरी ऑफ डार्विन। बट वी आर मोर इंटरेस्टेड इन आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ डार्विन, क्योंकि डार्विन की थ्योरी में हम कमियां निकालेंगे तो ही तो हम नियो डार्विनिज्म या जो मॉडर्न थ्योरी है उसमें आ पाएंगे। तो डार्विन की थ्योरी में कुछ कमियां थी। तो आई विल नाउ डिस्कस आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ डार्विन। ये दोनों पॉइंट लिख लिया आपने? तो हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट। तो नेचुरल सिलेक्शन तो हमने पढ़, मतलब आर्ग्यूमेंट इन फेवर हमने पढ़ लिए हैं। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डार्विन थ्योरी। पहला आर्ग्यूमेंट, अच्छा डार्विन ने क्या कहा था कि रेप्टाइल से एवियंस कैसे बने? तो उसने इस तरह का एक वो टेबल बनाई थी कि ये जो था वो एक रेप्टाइल था जिसने ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, और जिसने बहुत सारे अंडे दिए, जिसमें से एक अंडे में से जो बी जनरेशन पैदा हुआ उसके छोटे छोटे पंख थे, वो पंख उसने रख लिए। ये सब बात कर रहे थे ना अपन। ऐसे करते करते एच, यानी हजारों जनरेशन के बाद जो एच आया उसमें क्या हो गया? एक नई स्पीशीज क्रिएट होगी। और ये जो बीच में बी से लेके एच जी तक क्या है? ये है इंटरमीडिएट स्टेजेस। ये बोला था ना डार्विन ने। तो आर्गुमेंट्स अगेंस्ट डार्विन थ्योरी, पहला आर्गुमेंट है, देखो डार्विन ने एक बात कही थी, उसने कहा था, तो अकॉर्डिंग टू डार्विन नेचुरल सिलेक्शन किसका होता है? यूजफुल वेरिएशंस का। ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड एंड इनहेरिटेड, ये बोला था ना उसने। तो पहला पॉइंट जो इसके अगेंस्ट जाता है वो क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ स्मॉल एंड यूजलेस वेरिएशंस। अगर डार्विन की थ्योरी को हम सही मान लें तो ए ने बहुत सारे बच्चे दिए, जिसमें से एक बच्चा जो था बी, उसके छोटे छोटे पंख थे, ठीक है, छोटे छोटे पंख। क्या फिलहाल इन पंखों से उड़ा जा सकता है? नहीं, वो तो एच जनरेशन में उड़े थे ना। तो क्या फिलहाल ये यूजफुल वेरिएशन है? और ये एक छोटी वेरिएशन है, धीरे 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 इकट्ठी हो रही है, स्मॉल वेरिएशंस एक्यूमुलेटिंग टू फॉर्म अ लार्ज वेरिएशन ओवर ए स्पान ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जनरेशन। यही बोला था ना उसने, कंटिन्यूअस
इनहेरिटेंस। अगर बी में जो बच्चा था उसके छोटे छोटे पंख थे तो क्या उन पंखों से उड़ सकते थे? हाँ, नहीं उड़ सकते थे। तो फिर बी ने वो पंख सी को क्यों दिए? क्योंकि डार्विन ने तो कहा था कि ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड एंड इनहेरिटेड। बी, वो तो छोटे छोटे पंख जो है वो तो यूजलेस वेरिएशन है ना फिलहाल। तो बी ने सी को क्यों दिए? क्या सी में उनसे उड़ा जा सकता? तो सी ने डी को क्यों दिए? क्या डी में उड़ा जा सकता है? डी ने ई को, ई ने एफ को, सब क्यों दिए? हाँ, एच में वो पंख इतने बड़े हो गए थे कि उनसे उड़ा जा सकता था। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? तो एच ने फिर आई जे के एल एम एन ओ पी को क्यों दिए वो तो समझ में आता है, नहीं आ रही बात समझ में? लेकिन ए से एच तक के पंख कैसे पहुंचे? इसका मतलब ए से ए में कोई बहुत बड़ा चेंज आया होगा और ए से डायरेक्ट एच बना होगा। समझ में आ रही है बात? इंटरमीडिएट स्टेजेस एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वो बड़ा चेंज क्या कहलाता है? समझ में आ रही बात? तो ए से सीधा एच बना होगा, यानी रेप्टाइल के अंडों में से सीधा किसी अंडे में से आर्क्योटेरिक्स निकला होगा जो कि उड़ सकता था। समझ में आ रही है बात? रेप्टाइल से आर्क्योटेरिक्स बनने के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेजेस नहीं हो सकती। समझ में आई बात? तो इसका मतलब इंटरमीडिएट स्टेज नहीं हो सकती। डार्विन की जो थ्योरी थी उसने बोला था स्मॉल एंड यूजलेस वेरिएशन अगर इनहेरिट हो रही है तो डार्विन की थ्योरी गलत है इसका मतलब। और अगर डार्विन की थ्योरी सही है तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो दोनों चीजें एक दूसरे को काट रही हैं। तो ये पहला पॉइंट डार्विनिज्म के अगेंस्ट जा रहा है। दूसरा, परपेचुएशन। परपेचुएशन मतलब समझते हैं? कंटिन्यूएशन। मैं जानबूझ के वही लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ जो इवोल्यूशन की लैंग्वेज। आपने देखा होगा इवोल्यूशन की एनसीईआरटी की लैंग्वेज या इंग्लिश बाकी एनसीईआरटी से थोड़ी सी टफ है, नहीं देखा? उसका रीजन ये कि इवोल्यूशन की लैंग्वेज है ये, मतलब थोड़ी सी ऐसी, जैसे आपने देखा कानून की भाषा में शब्द अलग यूज होते हैं ना लॉ में, वो नॉर्मल इंग्लिश से थोड़े अलग लगते हैं हमें, तो वैसे ही है। तो परपेचुएशन मतलब, और इसी लैंग्वेज में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें समझ में नहीं आता मतलब क्या है। तो परपेचुएशन मतलब कंटिन्यूएशन, परपेचुएशन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन्स, इसका क्या मतलब है? ये भी डार्विन के अगेंस्ट जा रहा है, डार्विनिज्म के। जैसे अभी है ना अपेंडिक्स है। 10,000 साल पहले जब हमने पका हुआ भोजन करना शुरू किया, 20,000 50,000 साल पहले, तब हमारी एलिमेंट्री कैनाल की लंबाई कम हो गई थी ना, क्योंकि अपेंडिक्स क्या हो गई है अब? वेस्टिजियल हो गई है, हमें जरूरत ही नहीं है उसकी। अब 1 लाख साल से अपेंडिक्स वेस्टिजियल है, क्योंकि 1 लाख साल पहले से इंसान जो है पका हुआ भोजन कर रहा है। तो अपेंडिक्स 1 लाख साल से छोटी होकर गायब क्यों नहीं हो जाती? क्योंकि वो तो यूजलेस हो गई है ना। और डार्विन ने क्या कहा था? ओनली यूजफुल वेरिएशंस आर सेलेक्टेड एंड इनहेरिटेड। और प्रोटोथीरिया में तो मेल और फीमेल दोनों अपने बच्चों को दूध पिलाते थे। तो मेमोरी ग्लैंड का मतलब समझ में नहीं आता है। इसके बाद मेटाथीरिया आए, यूथीरिया आए। इनमें तो कोई मेल अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाता। तो मेमोरी ग्लैंड तो गायब हो जाने चाहिए मेल से, क्योंकि वो तो वेस्टिजियल ऑर्गन है। अब तो 20,000 सालों से हम लोग चबा हुआ खाना खा रहे हैं, चबा फूड फूड खा रहे हैं, तो थर्ड मोलर क्यों आ रहा है हमारे? नहीं आना चाहिए, गायब हो जाना चाहिए। तो वेस्टिजियल ऑर्गन क्यों सेलेक्ट और इनहेरिट हो रहे हैं? नहीं होने चाहिए। कई ऐसे कैरेक्टर हैं जो हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के हैं। ये निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन है, तो रेप्टाइल के बाद किसी काम की है ही नहीं हमारे। तो ये एवीज में और मैमल में और हम लोग के अंदर भी आ गई है वेस्टिजियल, इसकी जरूरत ही नहीं है। तो कई ऐसे ऑर्गन्स हैं जो वेस्टिजियल हो गए हैं, उसके बाद भी इवोल्यूशन के कोर्स में वो सेलेक्ट हो रहे हैं और इनहेरिट हो रहे हैं, नई स्पीशीज में भी पहुंच रहे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? हमारे केस में तो निक्टिडेटिंग मेम्ब्रेन का कोई यूज है ही नहीं ना, रेप्टाइल में था, उसके बाद से नहीं है, फिर एवीज मैमल में क्यों है? तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन इज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ डार्विन, क्योंकि डार्विन ने कहा था सिर्फ यूजफुल वेरिएशन ही सिलेक्ट और इनहेरिट होती है, यूजलेस वेरिएशन सिलेक्ट या इनहेरिट नहीं होती। तीसरा पॉइंट, ओवर स्पेशलाइजेशन ऑफ सर्टेन ऑर्गन्स। हिरन के सींग काम की चीज थी, तो क्या हुआ? अकॉर्डिंग टू डार्विन, दो तरह के हिरन थे, एक बिना सींग वाले और फिर कुछ कैसे थे, कुछ कैसे पैदा हो गए, ज्यादा बच्चे पैदा करे तो सींग वाले। तो सींग बड़े काम की चीज थी, सींग से जो है सुरक्षा मिलती थी शिकारी के अगेंस्ट।
भेड़िया लकड़बग्गा क्या कुछ। तो सींग जनरेशन बाय जनरेशन अकॉर्डिंग टू डार्विन लंबे होते चले गए। जितना लंबा सींग उतना बढ़िया प्रोटेक्शन। अच्छी बात, 12 सिंगा बन गया। अब 12 सिंगा के सींग उसके लिए प्रॉब्लम है, वो प्रोटेक्शन तो कुछ देते नहीं है, उल्टे कहीं झाड़ी में फंस जाए तो उसका शिकार और इजीली हो सकता है। सुना है कि नहीं? रोडेंट्स में उतरने की एबिलिटी आई चूहे में। अब रोडेंट में इवोल्यूशन हुआ तो चूहे इतने इवॉल्व हो गए कि वो उनके जो इंसाइजर है ना, वो कुछ भी कुतर देते हैं और वो घिसते रहते हैं, लेकिन जिंदगी भर ग्रो करते रहते हैं, उनका ग्रोथ रुकता ही नहीं है। वो तो एक के ऊपर एक रखे होते हैं तो घिसते रहते हैं। ऐसा कुछ सुना है आपने? वो इतना ग्रो करते हैं आज की तारीख में कि अगर आप चूहे के नीचे वाले इंसाइजर तोड़ दो या ऊपर वाले तोड़ दो सिर्फ, तो नीचे वाले ऊपर या ऊपर वाले ग्रो करते करते नीचे घुस जाएंगे और चूहा का मुंह बंद ही नहीं होगा और चूहा मर जाएगा। ऐसा सुना कभी? ये तो ओवर स्पेशलाइजेशन हो गया ना, किसी भी चीज की अति थोड़े ना अच्छी है। अब देखो, तो जैसे हाथी, हाथी के दांत, पहले बिना दांत के हाथी थे, फिर टस्क वाले हाथी आए। अच्छी बात। टस्क क्या होता है? किसका मॉडिफिकेशन है? इंसाइजर्स का। जितने लंबे दांत उतना अच्छा प्रोटेक्शन। तो पीढ़ी दर पीढ़ी हजारों लाखों सालों में हाथियों के दांत जो है वो लंबे होते चले गए, होते चले गए, होते चले गए। आजकल के हाथियों के दांत इतने लंबे हो गए हैं कि वो मुड़ने लगे। अब जैसे ही हाथी का दांत मुड़ा, वो यूजलेस हो गया। जब तक वो सीधे थे तब तक तो वो प्रोटेक्शन दे रहे थे। अब वो इतने ग्रो कर गए हैं कि वो मुड़ने लगे। अब मुड़ते ही तो वो प्रॉब्लम बन जाएगी ना। अब वो प्रोटेक्शन तो देंगे नहीं। तो जब तक वो सीधे उग रहे थे तब तक वो सेलेक्ट और इनहेरिट होना चाहिए था कैरेक्टर। जैसे ही वो मुड़ना शुरू हुआ, ये कैरेक्टर सेलेक्ट और इनहेरिट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि अब ये यूजफुल नहीं है। तो ये क्यों सेलेक्ट और इनहेरिट हो रहा है? तो ओवर स्पेशलाइजेशन क्यों हो रहा है सर्टेन ऑर्गन्स का, जब इनकी जरूरत नहीं है? इंसान का दिमाग, अच्छी बात है, इंसान ने कुदरत पर राज करना शुरू कर दिया। अब इतना स्पेशलाइज हो गया है कि हम बैठ के दिन भर रील देखते रहते हैं, या फिर सीधा न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की बात सोचते हैं, या वायरस बनाने की। तो कहीं ना कहीं हमने अपने आप को इतना स्पेशलाइज कर लिया है कि हम अब अपने लिए ही प्रॉब्लम बन गए। ये तो मतलब फिलोसफी वाली बात होगी, ये एग्जाम्पल लिखना मत कहिए ना, लेकिन हाँ हकीकत यही है। तो ये ओवर स्पेशलाइजेशन क्यों सिलेक्ट और इनहेरिट हो रहा है? क्योंकि ये तो किसी काम का है नहीं। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया आपको? अगला पॉइंट, लैक ऑफ रीजन दैट क्रिएट्स वेरिएशन। डार्विन के जमाने में किसी ने म्यूटेशन शब्द नहीं सुना था, तो डार्विन को नहीं पता था कि ये वेरिएशन कैसे आती है। आज आपको पता है कि वेरिएशन आती है किसमें? जेनेटिक मटेरियल में। लेकिन डार्विन को ये नहीं पता था। उससे पूछते थे लोग कि वेरिएशन क्यों आती है, तो वो नहीं बता पाता था। वो कहता था बस ज्यादा बच्चे पैदा करोगे तो वेरिएशन आ जाएगी, वेरिएशन ऐसे ही आती है। उसको नहीं पता था कि डीएनए में या जेनेटिक मटेरियल में जो चेंज होता है उसकी वजह से वेरिएशन आती है। म्यूटेशन उस टाइम पे नहीं खोजे गए थे। तो डार्विन से जब भी पूछा जाता था कि वेरिएशन क्यों क्रिएट होती है, तो वो नहीं बता पाता था कि क्यों क्रिएट होती है। तो इसलिए भी डार्विनिज्म को लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि उसमें रीजन तो था ही नहीं वेरिएशन क्रिएट होने का। लेकिन उसके बाद की बात उसने बहुत अच्छे से समझाई कि वेरिएशंस दो तरह की क्रिएट होती है। कैसी? फेवरेबल और अनफेवरेबल। और फिर उसने बहुत अच्छे से समझाया कि फेवरेबल वाली जो है वो सेलेक्ट हो जाती है, और कौन सी वाली रिजेक्ट हो जाती है? अनफेवरेबल वाली जो है वो रिजेक्ट हो जाती है। ये उसने बहुत बढ़िया समझाया कि भाई दो तरह के होते हैं, फेवरेबल अनफेवरेबल। ये है नीट का क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ ग्रीन से इस बार, है ना। डार्विन ने बहुत बढ़िया समझाया कि दो तरह की वेरिएशन है। फिर सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है, जो फेवरेबल वाली है वो बच जाती है और अनफेवरेबल वाली मर जाती है। तो डार्विन सक्सेसफुली एक्सप्लेन्ड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, बट ही फेल्ड टू एक्सप्लेन अराइवल ऑफ द फिटेस्ट। समझ में आई बात? ये फिटेस्ट आया कहाँ से? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट तो समझाया उसने, लेकिन वो क्या नहीं समझा पाया? अराइवल ऑफ द फिटेस्ट, कि ये वेरिएशन आई कैसे, जिसको हमने बाद में कहा एक फिटेस्ट है। ये आई थी कैसे? म्यूटेशन से, रैंडम चेंज इन जेनेटिक मटेरियल से। इसको वो नहीं समझा पाया। चलो देखते हैं आता है कि नहीं इस बार। अराइवल ऑफ द फिटेस्ट को वो नहीं समझा पाया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट समझाया, अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता पाया। तो ये
एक डार्विनिज्म को इससे भी एक झटका लगा। अगला एक और रीजन ये लिख लिया यहाँ पर, देखो दो तरह के वेरिएशंस होते हैं या इनहेरिटेंस होती है, जो वेरिएशंस जो इनहेरिट होती है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। ये जो धीरे धीरे करके आ रही थी ना, ये कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस थी या कंटिन्यूअस वेरिएशंस थी, और एक होती है डिसकंटिन्यूअस, अचानक एक बहुत बड़ा चेंज आ गया। ठीक है, अब जो चेंज होता है ना, अचानक बहुत बड़ा चेंज तो आता ही है, तभी तो एक स्पीशीज से नई स्पीशीज क्रिएट होती है। पर वो चेंज किस में आता है बताओ? वो आता है इंडिविजुअल में। फिर वो जो इंडिविजुअल में एक पॉपुलेशन में एक इंडिविजुअल में चेंज आ गया, फिर उसके बाद वो इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करता गया उस पॉपुलेशन में, फिर उसके बाद कुछ ऐसा हुआ, हालात बदले, जिसकी वजह से ये इंडिविजुअल और इसकी जो वंश था वो तो फिट हो गया और बाकी अनफिट हो गए। तो उसकी वजह से फिर पॉपुलेशन में चेंज दिखा। यारी बात समझ में, क्योंकि ये वाले बढ़े और दूसरे वाले घट गए। तो बेसिकली क्या होता है, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस दो तरह की वेरिएशंस होती है। अब डार्विन इसमें डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कंटिन्यूअस एंड डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस। इसका क्या मतलब है? जैसे ना पॉपुलेशन में जो चेंज है ना, वो ओवर ए स्पान ऑफ मेनी जनरेशंस दिखता है, एकदम से थोड़ा ना दिख जाता है। जब वो बहुत सारे हो जाते हैं और उससे नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट करता है, उसके बाद दिखता है ना। तो पॉपुलेशन में जो चेंज आता है वो एक डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेंस है या डिसकंटिन्यूअस चेंज है, क्योंकि वो ओवर ए स्पान ऑफ मैनी जनरेशन होता है। लेकिन इंडिविजुअल में जो चेंज आता है वो एक ही जनरेशन के बाद आ जाता है, बड़ा चेंज, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। तो कंटिन्यूअस वेरिएशंस जब हम स्टडी करते हैं तो हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, और जब हम डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की स्टडीज कर रहे होते हैं तो हम किसकी स्टडी कर रहे होते हैं? इंडिविजुअल की। ये बात समझ में आ रही है? तो डार्विन कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस को डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। कभी कभी वो पॉपुलेशन पे स्टडी करता था और इंडिविजुअल पे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता था, कभी कभी वो इंडिविजुअल पे स्टडी करता था और पॉपुलेशन पे रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करता था। जैसे उसने एक कुत्ते पे स्टडी करी 3 साल तक, कुत्ता ऐसे करता है, गर्मियों में ऐसे, सर्दी में ऐसे, बरसात में ऐसे, और रिजल्ट लिख दी कुत्तों के पॉपुलेशन को ऐसा करना चाहिए। वो कर ही नहीं रहे कुत्तों के पॉपुलेशन में से, क्योंकि उसने स्टडी करी थी इंडिविजुअल पे और रिजल्ट किस पे एक्सपेक्ट किए? पॉपुलेशन पे। कई बार वो पॉपुलेशन की स्टडी करता था, मक्खियों की, जो एक मधुमक्खियों की बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, वो ऐसे बिहेव करती है और इस सीजन में ऐसे बिहेव करती है और इस नेचुरल फोर्स के सामने ऐसे बिहेव करती है। पॉपुलेशन की स्टडी करी और मक्खी पे रिजल्ट देख रहा है, एक मधुमक्खी पे वो वैसे नहीं बिहेव कर रही। बात समझ में आ रही है? तो जब आप इंडिविजुअल की स्टडी करते हो तो आप डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की स्टडी करते हो, और जब आप पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो आप कंटिन्यूअस वेरिएशंस की स्टडी करते हैं। तो जब आप एक के रिजल्ट दूसरे पे लिखोगे, एक्सपेक्ट करोगे, तो आपके सारे रिजल्ट जम्बल अप हो जाएंगे और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा क्या ना क्या चाहता है। तो क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशंस के अंदर, तो इसलिए भी डार्विन की थ्योरीज जो है वो बहुत कंफ्यूजिंग थी और वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फाइनली जो सबसे बड़ा झटका इसको लगा, फाइनली इसने एक और बात दी थी, थ्योरी ऑफ पैनजीन। लास्ट में जब लोग इससे पूछते थे कि बताओ, बाप की तरह बेटे के भी 2 कान और 2 किडनी ही क्यों होती है, और वैसी ही क्यों दिखती है वो? कई बार तो माँ बाप से शक्ल भी मिलती है बच्चे की। तो बोला कि फादर जैसी शक्ल क्यों है बच्चे की, बेटे की, या बेटे की किडनी की डिजाइन वैसी क्यों है जैसे मदर की है या फादर की है? तो इनहेरिटेंस तो इसने कुछ ऐसे समझाया कि हर ऑर्गन के अंदर, हर ऑर्गन के जो सेल्स होते हैं, उन सेल्स के अंदर उस ऑर्गन का नक्शा होता है। इस नक्शे को कहते हैं पैनजीन। सुना है आपने, है ना? किडनी के सेल के अंदर किडनी का नक्शा है, लिवर के सेल के अंदर लिवर का नक्शा है। तो इससे क्या होता है, ये पैनजीन जो है उस ऑर्गन से निकलते हैं और ब्लड के थ्रू फादर के टेस्टिस में और मदर की ओवेरी में आके बैठ जाते हैं सारे, और गैमीट में इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसलिए फादर और मदर के जो को पूरे शरीर का नक्शा मिल जाता है उनके गैमीट्स को, और वो मिलकर जो है फिर वैसा ही ऑर्गन प्रोजेनी बनाते हैं। बाद में ये थ्योरी गलत साबित हुई कि
पेंजीन नाम की कोई चीज होती है, हमें ये पता चला कि हर सेल के अंदर पूरे शरीर का नक्शा होता है, सिर्फ उस ऑर्गन का ही नहीं जहां से वो सेल निकाला है। तो दीज वर सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ थ्योरी ऑफ डार्विन। तो ये डार्विनिज्म के कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसकी वजह से डार्विनिज्म जो है वो अपने कई चीजों को एस्टेब्लिश नहीं कर पाया और कई चीजों में गड़बड़ चलती रही। फिर जैसे जैसे वक्त बीता, डार्विन की थ्योरी में पहला जो मुख्य सुधार आया वो आया था एक बॉटनिस्ट, क्या नाम था, डिवरीस। डिवरीस ने डार्विनिज्म और नियो डार्विनिज्म के बीच की एक कड़ी खोजी। उसने वो पॉइंट एक्सप्लेन किया। कौन सा पॉइंट? कि वेरिएशन आती कैसे है आपको। ठीक है, डार्विनिज्म खत्म हो गया है, डार्विनिज्म में और कुछ बताने का नहीं है। हम पढ़ेंगे अब इससे आगे डिवरीस थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो डिवरीस एक बड़े आगे, तो डिवरीस एक बॉटनिस्ट था जिसने ओएनेथेरा लामार्कियाना, नाम याद रखना, इस नाम का एक प्लांट जिसको हम कहते हैं इवनिंग प्राइम रोज, ये अपने गार्डन में उगा रखा था। और इसके सर्टेन कैरेक्टर्स है। सपोज समझाने के लिए ले रहा हूं, है ना, रियल कैरेक्टर नहीं है। इसके ना, इस प्लांट के सभी जो फूल थे वो व्हाइट कलर के थे। तो उसने क्या देखा कि एक कोने में, उसके गार्डन में एक कोने में एक फूल जो है ना वो व्हाइट नहीं है, वो रेड था। उसने कहा यार ये तो डिफरेंट है ना। परिवर्तन को क्या कहते हैं ग्रीक या लैटिन में? चेंज। चेंज तो हिंदी इंग्लिश में कहते हैं, परिवर्तन को ग्रीक या लैटिन म्यूटेयर। और परिवर्तित यानी चेंज्ड वन, इसे बोलेंगे म्यूटेंट। एंड द फेनोमेना ऑफ चेंज, परिवर्तन की घटना, म्यूटेशन। मतलब इतनी बेसिक ग्रीक आनी चाहिए अपने को, है ना। तो म्यूटेयर मतलब चेंज, म्यूटेंट मतलब द चेंज्ड वंस, एंड द प्रोसेस ऑफ चेंज इज म्यूटेशन। उसने कहा ये तो बड़ा चेंज्ड वन है, बदला हुआ है। फिर उसे याद आया, अरे यार पिछले साल भी ऐसा हुआ था, गार्डन में ना एक लाल उगा था, बाकी तो सब सफेद थे पर एक डिफरेंट उगा था। फिर उसने ना अड़ोस पड़ोस के दूसरी जगह जाके देखा जहां पे ये पौधा उगता था, ये किसी और ने भी उगा रखा था कहीं गार्डन, उसके यहाँ भी एक लाल था। उसने कहा कि सेम टाइम फ्रेम में ये परिवर्तित या बदले हुए दो अलग अलग जोग्राफिकल हैबिटेट्स में ऑकर हो सकते हैं। से एक यहाँ है, एक वो 20 किलोमीटर दूर इस फॉर्म में भी है। और डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में एक ही जोग्राफिकल हैबिटेट पे भी ऑकर हो सकते हैं। 3 साल पहले भी मेरे गार्डन में एक लाल आया था, आज भी उसी गार्डन में एक लाल आया। बात समझ में आएंगे? तो ये चेंज वंस जो है ये डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सेम जोग्राफिकल हैबिटेट पे अपीयर हो सकते हैं, या सेम टाइम फ्रेम पे डिफरेंट हैबिटेट्स में भी अपीयर हो सकते हैं। तो उसने कहा ये कैसा है, तो उसने क्या किया, उसको सब पढ़ने के लिए उसने उस व्हाइट वाले पौधे को क्रॉस कराया। तो इससे पता है जो प्रोजेनिस पैदा हुए वो मोस्टली कैसे थे, वो व्हाइट थे। लेकिन इसमें से उसने देखा कि कुछ कैसे पैदा हुए, रेड, डिफरेंट। फिर उसने रेड वालों को पकड़ लिया और इनको सेल्फ कराया, तो इस बार मोस्टली कैसे पैदा हुए, रेड। लेकिन तुम्हें सरप्राइज, कुछ जो थे वो ग्रीन थे। अब खास बात क्या थी कि व्हाइट से रेड आने के बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आई थी। ऐसा नहीं था कि पहले व्हाइट से कोई पिंक बना हो, फिर पेल रेड हुआ हो, फिर डार्क रेड हुआ, सीधा व्हाइट से रेड आया। और रेड में से ना कुछ अपने आप बिल्कुल डिफरेंट, ग्रीन। ग्रीन को जब क्रॉस कराया तो इस बार मोस्टली कलर रियल ट्रेट नहीं था, ये मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ, मोस्टली ग्रीन। लेकिन कुछ कैसे हुए, बिल्कुल डिफरेंट, येलो, स्टिल डिफरेंट, मोर डिफरेंट। तो हर जनरेशन में कुछ डिफरेंट अपीयर होते थे और वो इतने डिफरेंट होते थे उनके बीच में कोई इंटरमीडिएट स्टेज भी नहीं होती थी। तो उसने कहा कि इवोल्यूशन, जैसा कि लामार्क और डार्विन ने समझाया था कि एक स्लो और कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। इवोल्यूशन एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, जर्की प्रोसेस है, जो अचानक से होती है और एक जंप होती है एक स्पीशीज से दूसरी स्पीशीज में, और चेंज्ड वंस अपीयर होते हैं। इन चेंज्ड वंस को हम क्या कहते हैं,
म्यूटेंट्स, और इस फेनोमेना को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। उसने कहा यही म्यूटेशन जो है यही है सोर्स ऑफ वेरिएशन। म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स फॉर वेरिएशन, क्योंकि ये जो चेंज आता है ये कहाँ आता है? जेनेटिक मटेरियल में आता है इंडिविजुअल में भी कहाँ? उसके जेनेटिक मटेरियल में। मैं ऐसे बाइसेप बना बना के अगर अपने बॉडी बिल्डिंग कर लूंगा तो मेरा बेटा थोड़ा अपनी बॉडी बिल्डर पैदा हो, लेकिन अगर जेनेटिक मटेरियल में चेंज आ रहा है तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन होते हैं ये जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन, और यही होते हैं रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। अब आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा प्रोडक्ट कैसे बनती है। प्रोडक्ट रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल पे प्रोसेस वर्क करती है ना, और उसकी वजह से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो उसने कहा कि म्यूटेशंस जो है वो रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन है। इस पे कौन सी प्रोसेस एक्ट करती है इसके ऊपर? नेचुरल सिलेक्शन। ये है प्रोसेस का नाम जो इस पे एक्ट करती है, डार्विन ने बता ही दी थी। और इसकी वजह से म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन गिव्स इवोल्यूशन, यानी एक जो प्रोडक्ट बनी है इवॉल्व्ड प्रोडक्ट, है ना। नई स्पीशीज, पुरानी स्पीशीज से एक नई स्पीशीज का बनना, तो म्यूटेशन प्लस नेचुरल सिलेक्शन गिव्स इवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो म्यूटेशंस आर द रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। और ये जो म्यूटेशन होते हैं ना, एक ही म्यूटेशन अलग अलग टाइम फ्रेम पे हो सकता है, एक ही जगह पे, या एक ही टाइम फ्रेम पे अलग अलग जगह हो सकता है। और ये म्यूटेशन ना हर तरह के होते हैं, फेवरेबल, अनफेवरेबल, यूजफुल, हार्मफुल और यूजलेस। डार्विन ने कहा था वेरिएशन दो ही तरह की होती है, यूजफुल और हार्मफुल। डिवरीज ने कहा वेरिएशन तीन तरह की होती है, यूजफुल, हार्मफुल और यूजलेस। डार्विन ने कहा था यूजफुल का सिलेक्शन होता है, हार्मफुल का रिजेक्शन होता है। डिवरीज ने कहा यूजफुल का सिलेक्शन होता है, कभी कभी यूजफुल के साथ साथ यूजलेस का भी सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन किसका नहीं होता है? हार्मफुल का। मैं ये पॉइंट्स अभी लिखा दूंगा आपको, आप सुनते जाओ पहले, है ना। डार्विन की जो वेरिएशंस थी उसमें इंटरमीडिएट स्टेजेस पाई जाती थी, लेकिन डिवरीज की वेरिएशन में कोई इंटरमीडिएट स्टेज नहीं थी। डार्विन की वेरिएशन छोटी छोटी थी, स्मॉल स्मॉल। डिवरीज की कैसी थी? लार्ज। बात समझ में आ रही है? और सडन थी। और म्यूटेशंस ना मोस्टली, वैसे डार्विन ने कहा रैंडम होते हैं। म्यूटेशन सिर्फ इवोल्यूशन के लिए, अच्छे के लिए नहीं होते हैं, म्यूटेशन बस होते हैं, और इनफैक्ट उनमें से 99% तो हार्मफुल होते हैं या यूजलेस होते हैं। बहुत रेयरली कोई म्यूटेशन ऐसा होता है जो यूजफुल होता है। लेकिन यूजफुल वाले का क्या होता है? नेचुरल सिलेक्शन हो जाता है, अगली जनरेशन में इनहेरिट हो जाता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी जब इनहेरिट होता रहता है तो उससे स्पीशीज स्ट्रॉन्ग स्पीशीज में बदल जाती है, और ये कहलाता है प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई स्पीशीज वक्त के साथ कमजोर होती चली जाती है और फिर एक दिन गायब हो जाती है, इसे कहते हैं रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। ये कब हो सकता है? जब किसी वजह से कोई हार्मफुल वेरिएशन इनहेरिट होती चली जाए, जिससे पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो स्पीशीज है वो कमजोर होती जाए, तो खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ रही नहीं आ रही? या कॉम्प्लेक्स से सिंपल हो जाएगी। तो इवोल्यूशन दो तरह का था, डार्विन के हिसाब से इवोल्यूशन एक ही तरह का था। कौन सा? प्रोग्रेसिव, यानी इवोल्यूशन एक दिशा में होता है और अच्छे के लिए होता है। डिग्रीज के हिसाब से इवोल्यूशन बस होता है, अच्छे या बुरे के लिए नहीं होता है। अच्छे के लिए होता है तो स्पीशीज बच जाती है, बुरे के लिए होता है तो खत्म हो जाती है। तो डिग्रीज ने दोनों एक्सप्लेन करे, कौन कौन से, प्रोग्रेसिव भी और रिट्रोग्रेसिव भी। तो डार्विन और डिग्रीज की थ्योरी में क्या वेरिएशंस थे, यही सब क्वेश्चंस हैं नीट के, तो सीधे एनसीईआरटी में नहीं लिखे, पर आपको समझ में आने चाहिए। तो हम डिग्रीज की म्यूटेशन थ्योरी के बारे में हम बात करते हैं। आप चाहो तो मैं इसको लिखा सकता हूँ, डिग्रीज म्यूटेशन थ्योरी लिखा दूं, क्योंकि वो लैंग्वेज थोड़ी सी याद होनी चाहिए। लिख लो डिग्रीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात, एक और चीज डिग्रीज ने कही थी, पहले सारी बात सुन, कि एक ही म्यूटेशन पॉपुलेशन में बार बार हो सकते हैं। एक समय हुए थे, 100 साल बाद फिर हुए, फिर हुए।
और कई बार क्या होता है, जनरली क्या होता है, नेचुरल सिलेक्शन जब एक्ट करता है ना, तो यूजफुल म्यूटेशंस को सेलेक्ट कर लेता है। सिलेक्शन किसका होता है? अच्छे म्यूटेशन का। बुरे म्यूटेशन का सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हालात ऐसे होते हैं कि अच्छे म्यूटेशन का भी सिलेक्शन नहीं होता है एक बार में, तो म्यूटेशन रिपीट करता है उस पॉपुलेशन में, और जितनी बार वो रिपीट करता है वो अपने सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लेता है। लेकिन सेलेक्ट वो तभी होगा जब वो एक अच्छा म्यूटेशन होगा। नालायक म्यूटेशन कितनी बार रिपीट कर ले, उसका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन कभी कभी किसी अच्छे म्यूटेशन का भी सिलेक्शन नहीं होता है। एक बार में नेचुरल सिलेक्शन हो जाए जरूरी नहीं है किसी अच्छे म्यूटेशन का, क्योंकि वो गलत जगह हो गया और वहां इमोशंस में बैठा हुआ है वो। फिर अगले साल जब वो रिपीट करेगा और सही जगह आएगा, तो इस बार उसका सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यूजफुल या फेवरेबल म्यूटेशंस भी कभी कभी एक बार में सेलेक्ट नहीं होते हैं, बट वो रिपीट करते रहते हैं। अच्छा, अनफेवरेबल वाले भी रिपीट करते रहते हैं नालायक, वो भी नई जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन सिलेक्शन तभी होगा जब वो एक फेवरेबल म्यूटेशन होगा। तो म्यूटेशन हमेशा रिपीट करते रहते हैं, चाहे वो फेवरेबल हो चाहे वो अनफेवरेबल हो। लेकिन जब फेवरेबल वाले रिपीट करते हैं तो अपने नेचुरल सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। सारे पॉइंट समझ में आ गए ना? अब इनको लिख लेते हैं, चलो लिखो। सो अकॉर्डिंग टू डिवरीज, न्यू स्पीशीज arise from an existing species by a sudden large discontinuous by appearance of new species arise from existing species by appearance of a sudden large discontinuous inheritable variation in the genetic material variation in the genetic material called as evolution, sorry, called as mutation. तो नई स्पीशीज अराइज होती हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग स्पीशीज बाय अ सडन अपीयरेंस ऑफ अ सडन लार्ज discontinuous inheritable variation in the genetic material which is called as mutation. Now, natural selection works on these mutations by preserving the rare useful ones and rejecting the harmful variations. Full stop. Sometimes a few useless variations are also selected along with the useful ones.
इवोल्यूशन, अगली लाइन, अगला पैराग्राफ, इवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू डिवरीज is a sudden, jerky, discontinuous process which occurs in a single generation and it's not a slow continuous process. It's not a slow and continuous process as told by Lamarck and Darwin. Full stop. In other words, next line, in other words, there is a jump from one species to another species ब्रैकेट में लिखिए सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन called as saltation. Single step large mutation called as saltation. ठीक है, इसके आगे लिख लो म्यूटेशन की दो कैरेक्टर्स. पहला, the mutations are the ultimate source of variation and the mutations are the raw material for evolution. ये अल्टीमेट सोर्स क्यों है वेरिएशन का? क्योंकि ये जेनेटिक मटेरियल में अपीयर हो रहा है. तो अब हम ना एक कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं बिटवीन डार्विन्स थ्योरी एंड द डिवरीज थ्योरी. ये लिख लिया यहाँ से सर. तो डार्विन और डिवरीज की जो वेरिएशंस हैं उनके बीच में हमें कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं. तो अगर हम डार्विन की वेरिएशंस को देखें और डिवरीज की वेरिएशन को देखें तो डार्विन की वेरिएशन कैसी थी? छोटी छोटी थी, यानी कि स्मॉल और कंटिन्यूअस. जबकि डिवरीज की वेरिएशन कैसी थी? लार्ज और डिसकंटिन्यूअस. डार्विन की वेरिएशंस थी रैंडम, सॉरी नॉन रैंडम, यानी कि कैसी? डायरेक्शनल. जबकि डिवरीज की जो वेरिएशन थी वो कैसी थी? नॉन डायरेक्शनल.
और रैंडम। डार्विन की वेरिएशंस में सोर्स वाज नॉट एक्सप्लेन, ये वेरिएशन कहां से आई, जबकि डिवरीज की वेरिएशन में सोर्स वाज एक्सप्लेन्ड। सोर्स क्या था? चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल। डार्विन की वेरिएशन दो तरह की थी। कौन सी दो तरह की? यूजफुल और हार्मफुल। डिवरीज की वेरिएशंस तीन तरह की है, यूजफुल, हार्मफुल और यूजलेस। डार्विन की वेरिएशंस में इंटरमीडिएट स्टेजेस प्रेजेंट थी। डिवरीज की वेरिएशन में इंटरमीडिएट स्टेजेस एब्सेंट थी। डार्विन की वेरिएशंस के हिसाब से इवोल्यूशन occurred over a span of many generations. डिवरीज के हिसाब से इवोल्यूशन occurred after a single generation. बाकी वो पॉपुलेशन में धीरे धीरे फैलता गया, वो बात अलग थी। चेंज तो सिंगल जनरेशन में यार। डार्विन की जो वेरिएशंस थी, दे कैन एक्सप्लेन ओनली प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, लेकिन डिवरीज की जो वेरिएशंस है, दे कैन एक्सप्लेन बोथ। बोथ मतलब प्रोग्रेसिव एंड रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। और क्या था डिफरेंस? और भी कोई लिखा था? तो ये एक कंपैरिजन हुआ बिटवीन डार्विन एंड डिवरीज। तो डिवरीज के म्यूटेशन थ्योरी जिसको अब हम पढ़ रहे हैं, हमने लिखा कि इसके हिसाब से एक इनहेरिटेबल चेंज आता है, सडन डिसकंटिन्यूअस इनहेरिटेबल चेंज, और वो चेंज ही आने वाली जनरेशन्स में जब वो प्रिजर्व हो जाता है तो वो म्यूटेशन का कॉज बनता है। लेकिन मोस्टली म्यूटेशंस कैसे होते हैं, इसने क्या कहा था? हार्मफुल होते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है, सब इसने बताया। लेकिन अब हम बात करेंगे इस म्यूटेशन थ्योरी के फेवर में और इसके अगेंस्ट में। आपने जेनेटिक्स पढ़ ली है ना? हाँ, चल रही है ना? तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ आपको वही जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा। अभी तो मॉलिकुलर बेसिस पढ़ रहे हो, वो मेंडल वेंडल पढ़ाएंगे ना, उसके बाद हार्डी विनबर्ग। सुना है कुछ? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2, और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट मैं पढ़ा दूंगा यहाँ इवोल्यूशन में, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट। उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आप जेनेटिक्स में ही करोगे। अच्छा लिख लिया भाई? तो ये तो हमने यहाँ पे एक कंपैरिजन देखा। अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डिवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन और आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिवरीज थ्योरी ऑफ म्यूटेशन। तो पहले हम बात हो गया, पहले हम बात करते हैं आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी। सो पहला आर्ग्यूमेंट, दिस थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम explains the root cause या source of variations। तो ये जो थ्योरी है, ये पहली बार लाइट डालती है किस पर? रूट कॉज या सोर्स ऑफ वेरिएशंस पे। व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स, व्हाट इज द रूट कॉज ऑफ वेरिएशन? चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल या चेंज इन द
जीनोटाइप दैट लीड्स टू चेंज इन phenotypes इन द सब्सिक्वेंट जनरेशंस। तो ये थ्योरी में ना पहली बार रूट कॉज बताया कि आखिर वेरिएशन आती कैसे है। दूसरा, दिस थ्योरी कैन एक्सप्लेन बोथ। हमने देखा कि इवोल्यूशन तो दोनों तरीके का होता है, प्रोग्रेसिव भी होता है तो कभी कभी रिट्रोग्रेसिव भी होता है। तो डार्विन सिर्फ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को ही समझा पाता था, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को नहीं। लेकिन ये जो थ्योरी है ये दोनों को समझा रही है, प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को भी और रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन को भी। तीसरा आर्गुमेंट जो इसके फेवर में है वो है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। सॉरी, एक चीज होती है म्यूटेजन, सुना है कभी? ये वो चीजें हैं जो म्यूटेशन कॉज कर सकती है। जैसे एक्सरेज भी कॉज कर सकती है म्यूटेशन, सुना आपने? इसके अलावा रेडिएशंस, यहाँ तक कि यूवी रेडिएशंस भी कॉज कर सकती है। रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ये भी कॉज कर सकते हैं। टेम्परेचर चेंज, केमिकल्स, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, यहाँ तक कि वायरस भी, है ना। बहुत सी ऐसी सारी चीजें हैं जो फिजिकल एजेंट्स हैं, जो केमिकल एजेंट्स हैं और जो बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं, जो म्यूटेशंस कॉज कर सकते हैं। ऐसा सुना आपने? ये सारे एजेंट्स जो नेचर में पाए जाते हैं, फिजिकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, ये सब म्यूटेजेंस कहलाते हैं। रेडिएशन से लेके केमिकल, केमिकल से लेके वायरस, कुछ भी हो सकता है। तो हमने क्या किया, लेबोरेटरीज में इन म्यूटेजेंस को यूज किया। हमने ना ड्रोसोफिला को एक्सरेज से एक्सपोज किया, तो इससे ना ड्रोसोफिला ने अगली जनरेशन में बच्चे पैदा करे ना, वैसे बड़ी बड़ी आंखों वाले हो जाए। तो हमने कहा देखो, ये रेडिएशन से ड्रोसोफिला में कोई चेंज आ गया, जो अगली जनरेशन में एक नई स्पीशीज ड्रोसोफिला मेगाफाल, मतलब बड़ी आंखों वाला, एक अनस्टेबल स्पीशीज की बची नहीं लेकिन क्रिएट हुई। आपने अक्सर सुना होगा कि रेडिएशंस म्यूटेशंस कॉज करते हैं, सुना नहीं सुना? हमने फ्रूट फ्लाइज को मस्टर्ड गैस से एक्सपोज किया तो उनका कलर चेंजेस हो गए और अगली जनरेशन में दूसरे कलर की फ्रूट फ्लाइज बन गई। तो ऐसे हमने कई सारे रेडिएशंस, कई सारे म्यूटेजेंस लेबोरेटरी में यूज करे, जिससे हमने नए एनिमल्स या नए प्लांट्स की स्पीशीज क्रिएट करी। क्या आपको पता है हमने ऐसा किया है? प्लांट्स ने भी किया है, एनिमल्स ने भी किया है। म्यूटेशनल ब्रीडिंग सुना होगा, MS स्वामीनाथन के टाइम, सुना है ना? तो लैब में हमने आर्टिफिशियल म्यूटेशंस करा करा के, बाय यूज ऑफ म्यूटेजेंस, नई वेरिएशंस क्रिएट करी, नई स्पीशीज क्रिएट करी। और आजकल ये नेचर में मिलती हैं ये स्पीशीज। ये सब हमने कब किया? लास्ट 500 ईयर्स में, जब से साइंस डेवलप हुई है। चलो लास्ट 1000 ईयर्स में, इससे पहले थोड़ी किया था। तो आर्ग्यूमेंट क्या है कि अगर ह्यूमन बींग्स म्यूटेजेंस का यूज करते हुए लिमिटेड टाइम में, अच्छा बताओ, हमको ज्यादा म्यूटेजेंस पता है या नेचर को? नेचर को ज्यादा पता है हमसे। तो अगर ह्यूमन बींग्स लिमिटेड टाइम में लिमिटेड नॉलेज और लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज करते हुए आर्टिफिशियल म्यूटेशंस कराकर क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज कर सकते हैं, तो क्या नेचर ने अनलिमिटेड नॉलेज, अनलिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड पावर का यूज करते हुए अनलिमिटेड टाइम में नेचुरल म्यूटेशन से क्रिएशन ऑफ न्यू स्पीशीज नहीं किया होगा? क्या किया ही होगा। तो दीज आर आर्टिफिशियल म्यूटेशंस। अगर एक सच्चाई है तो नेचुरल म्यूटेशंस अपने आप एक सच्चाई बन जाते हैं। ठीक है। सो दीज आर आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डिग्रीज म्यूटेशन थ्योरी। हम किस में इंटरेस्टेड है?
आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी, तभी तो हम न्यू डार्विनिज्म पे पहुंचेंगे। तो अब हम जानना चाहते हैं कि डिवरीज की थ्योरी में क्या गलत था, तो ये लिख लिया। तो अब हम बात करेंगे आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट द डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी। ऐसा कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है जो डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी को ये कह दे कि ये गलत है, क्योंकि ये थ्योरी गलत है ही नहीं, ये सही है। तो फिर इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट है? इसके अगेंस्ट में बस यही आर्ग्यूमेंट है कि ये थ्योरी सही तो है, लेकिन ये थ्योरी अधूरी है। दिस थ्योरी इज इनकम्प्लीट। नाउ व्हाई इज दिस थ्योरी इनकम्प्लीट? बिकॉज दिस थ्योरी, ऑल्दो करेक्ट, बट डज नॉट एक्सप्लेन्स। देखो, अल्टीमेट सोर्स फॉर वेरिएशन क्या है? म्यूटेशन, बताया ना। लेकिन mutation is not the only source of variation. This theory does not explain all sources of variations occurring in nature. आप कहेंगे क्यों? मैं समझाता हूं। देखो, क्या म्यूटेशन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हैं या बहुत लो फ्रीक्वेंसीज पे? जैसे मान लो कोटा में कल 20 बच्चे पैदा हुए, तो क्या उनमें से एक के पूंछ थी, या एक के सींग थे, या कुछ अलग था वो? ऐसा थोड़ी कि 10 में से एक म्यूटेंट होता है। म्यूटेंट पैदा होते हैं, लेकिन बहुत ही कम फ्रीक्वेंसीज पे। सो म्यूटेशंस, पॉइंट नंबर 1, occur at a very लो फ्रीक्वेंसी इन नेचर। क्या आपको बात समझ में आ रही है? नेचुरल म्यूटेशंस जो होते हैं नेचर में, वो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, ये तो आपको पता है ना। दूसरी बात, जो म्यूटेशंस ऑकर होते हैं, दे आर मोस्टली, पहले क्या लिखूं, हार्मफुल या रिसेसिव? यही है क्वेश्चन। देखो, म्यूटेशन रिसेसिव भी होते हैं ज्यादातर, डोमिनेंट तो बहुत कम होते हैं, और हार्मफुल भी होते हैं ज्यादातर, यूजफुल तो बहुत कम होते हैं। अब कितने लोग कहते हैं पहले मैं लिखूंगा रिसेसिव, कितने कहते हैं पहले लिखूंगा हार्मफुल? पहले लिखूंगा रिसेसिव, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो यूजफुल या हार्मफुल है। क्यों? क्योंकि वो रिसेसिव है, और वो रिसेसिव है तो वो अपना असर नहीं छोड़ते। तो हमें पता ही नहीं चलता, होते तो हैं, लेकिन म्यूटेशंस आर मोस्टली रिसेसिव। हेंस दे डोंट लीव एनी इम्पैक्ट। बात समझ में आई? मोस्टली क्या होते हैं? रिसेसिव। और तीसरी बात, जो डोमिनेंट होते भी हैं, तो उनमें से मोस्टली कैसे होते हैं बताओ? यूजफुल या हार्मफुल? जो डोमिनेंट होते भी हैं, तो उसमें से मोस्टली हार्मफुल होते हैं। अब हार्मफुल होते हैं, तो उनका नेचुरल सिलेक्शन होगा क्या? नहीं होगा। सो देयर नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट ऑकर। तो अब आप एक देखो, जैसे है ना, मैथमेटिकली देखते हैं, म्यूटेशंस ऑकर एट अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी इन नेचर, यानी 1 लाख में या 1 करोड़ में कोई एक म्यूटेंट पैदा हुआ होगा, ठीक है? तो बहुत ही लो फ्रीक्वेंसी पे होते हैं। मतलब ये मान के चलो कि 1 करोड़ में से 99,99,99,999 तो नॉर्मल है, और एक जो है वो कैसा है? वो म्यूटेंट। यानी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? 0.00000001। इस फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, कम है ना? और इसमें से भी, इस 0.00001 में से भी इसका 99.9999% कैसा है? रिसेसिव है। तो डोमिनेंट कितना है? 0.00000000001%। कितना है डोमिनेंट? बात समझ में आई? अब इतना अगर डोमिनेंट है, तो इसमें से भी इसका 99.99% क्या है? हार्मफुल है, तो उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा।
तो यूजफुल कितना बचा फिर? 0.00000000001%। ये लो लगभग, है ना, बस इतना सा है यूजफुल। अब आप जरा हमारी डाइवर्सिटी को देखो। मोनेरा, प्रोटेस्टा, प्लांटेई, फंजाई, एनिमेलिया। एनिमेलिया में 9,000 आर्थ्रोपोडा, जिसमें से 7,500 इंसेक्टा। इतनी बड़ी डाइवर्सिटी तो अभी है, पुरानी वाली जो एक्सटिंक्ट होगी उसको गिनोगे तो और ज्यादा। समझ में आ रही है? इतनी वास्ट डाइवर्सिटी जो हमारी प्लेनेट अर्थ पे प्रेजेंट है। तो सच ए फेनोमेना कैन नॉट बी द ओनली सोर्स ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी ऑन अर्थ। नहीं आई बात समझ में? एक चीज जो बहुत कम होती है, होती भी है तो रिसेसिव होती है, और बाई चांस अगर डोमिनेंट भी होती है तो मोस्टली कैसी होती है? हार्मफुल होती है, तो उसका नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता। ऐसी चीज हमारी पृथ्वी पे पाए जाने वाली वास्ट जेनेटिक डाइवर्सिटी का अकेला सोर्स नहीं हो सकती। नहीं यारी बात समझ में? इसका मतलब ऑल्दो म्यूटेशन थ्योरी सही है, और म्यूटेशंस आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन, but they are not the only source of variation. There are other source of variations which will be explained in modern concept of evolution या neo Darwinism. क्या है ये other sources? Genetic recombination, सुने हैं आपने? Genetic drift, immigration, emigration, crossing over, random pairing during fertilization, कभी नाम सुने हैं ये? Hybridization, जीन रिकॉम्बिनेशन, और बहुत सारे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो वेरिएशंस कॉज करती हैं। ऑल्दो अल्टीमेट सोर्स फॉर वेरिएशन तो म्यूटेशन है, लेकिन म्यूटेशन जो है वो अकेला सोर्स नहीं है वेरिएशन का। बहुत सारे और सोर्सेज हैं जो हम कहाँ पढ़ेंगे। नॉन रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग सुने हैं ऐसे आपने? ये सब हम पढ़ेंगे मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन में। तो जेनेटिक हमने डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी पढ़ ली है, और हमने ये देखा कि उसमें कमियां थी। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नियो डार्विनिज्म या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन, जो हम आज मानते हैं। स्टार्ट करें? लिख लो। तो ये इसके अगेंस्ट कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे। अब जो हम पढ़ेंगे उसमें से 2 क्वेश्चन पक्का आएंगे, एक तो आएगा कम से कम मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन। इसमें से भी आते हैं, और ये टफ है। टफ तो क्या मतलब, इसको ना एनसीईआरटी में ढंग से समझाया नहीं है, मॉड्यूल में भी नहीं है। तो आपको यहाँ क्लास में, और क्लास में जो पढ़ा रहे हैं उसमें, और जो नोट्स हम बना रहे हैं वो अगर आप करके जाओगे तो आपका क्वेश्चन पक्का सही होगा। तो हम पढ़ेंगे अब मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या नियो डार्विनिज्म, जिसको हम आज मानते हैं। हालांकि क्वेश्चन डार्विनिज्म से भी आते हैं, डिवरीज म्यूटेशन थ्योरी से भी आते हैं, लामार्किज्म से भी आते हैं, और जो चीज सही है उसमें से ज्यादा आते हैं। तो आज मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, स्टार्ट तो अगले क्लास में करेंगे। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ इवोल्यूशन या नियो डार्विनिज्म क्या कहता है, देख लिया ये, जिसको हम आज मानते हैं। ये कहता है कि किसी भी स्पीशीज, कोई भी नई स्पीशीज जो आती है ना, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, वो 4 स्टेप्स में आती है। पहला स्टेप होता है जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन। पहले तो पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आती है, उसके बाद किसी ना किसी कारण से उस पॉपुलेशन की जेनेटिक वेरिएशन पे कौन एक्ट करता है? नेचुरल सिलेक्शन। अलग अलग तरह के होते हैं नेचुरल सिलेक्शन भी। जेनेटिक वेरिएशन के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जो हम पढ़ेंगे बाद में।
नेचुरल सिलेक्शन भी अलग अलग तरह का होता है। तो इसके देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, ये हम पढ़ेंगे बाद में। इसी तरह से नेचुरल सिलेक्शन इज आल्सो ऑफ मैनी टाइप्स, जिसमें से 4 टाइप हम पढ़ेंगे। 3 एनसीईआरटी में दिए हैं, हम 4 पढ़ेंगे। तो पहले जेनेटिक वेरिएशन आती है पॉपुलेशन में, और उसके बाद होता है उसमें से किसी एक वेरिएशन का नेचुरल सिलेक्शन, जिसकी वजह से नई स्पीशीज ओरिजिनेट होती है एग्जिस्टिंग स्पीशीज से। इसे क्या कहते हैं? स्पीसिएशन। इसके भी कई मैकेनिज्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे एक एक करके, एक ही थोड़ी है। और एक बार एक नई स्पीशीज बन जाए, तो उसके बाद उस स्पीशीज को अपनी पेरेंट स्पीशीज से, जिससे वो ओरिजिनेट हुई है, उससे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट करना पड़ेगा। उसमें इंटरब्रीडिंग रोकनी पड़ेगी, नहीं तो ये वापस उसमें मर्ज होकर गायब हो जाएगी। समझ में आ रही बात, नहीं आ रही? तो वो एक समय के साथ वो एक स्टेबल स्पीशीज के रूप में रहे, एग्जिस्ट करे नेचर में। इसके लिए जरूरी है कि वो अपनी ओरिजिनल पेरेंट स्पीशीज जिससे वो निकली है उसमें इंटरब्रीड ना करे, तो उसको रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट भी करना पड़ेगा। तो वो समय के साथ एक स्टेबल स्पीशीज के रूप में एस्टेब्लिश हो पाएगी। जैसे आप ये मान के चलो कि हिंदू धर्म से मान लीजिए सिख धर्म निकला एक समय के बाद, और हिंदू धर्म से जैन धर्म निकला। अब जैन जो थे उन्होंने ज्यादातर क्या किया कि अपने शादी ब्याह हिंदुओं में करे। तो आज भी जैन कोई एक अलग रिलीजन नहीं है, वो एक तरह से हिंदू ही है, क्योंकि उनका रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन नहीं था, उनका कोई अलग कल्चर नहीं था। होगा, होता है, लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के लिए। लेकिन सिखों ने अपना कल्चर अलग रखा, उन्होंने अपना चीजों को, ट्रेडिशंस को अलग रखा, तो समय के साथ वो एक अलग रिलीजन के रूप में डेवलप हो गए। तो किसी भी रिलीजन से एक नया रिलीजन कब डेवलप होता है? जब वो अपने कल्चर को या अपनी नई चीजें जो उसमें इसने ली हैं उनको वो प्रिजर्व रखे और ओरिजिनल लोगों के साथ वापस से मिक्स ना करे, तो ही तो वो एक स्टेबल रिलीजन के रूप में स्टेब्लिश होगा। इसी तरह से स्पीशीज से नई स्पीशीज स्टेब्लिश होती रहती हैं, लेकिन वो स्पीशीज अगर इंटरब्रीड कर जाएंगी ओरिजिनल स्पीशीज में, तो वक्त के साथ वो वापस उसमें मर्ज होकर गायब हो जाती हैं। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन बड़ा जरूरी है, तभी वो एक स्टेबल स्पीशीज के रूप में क्रिएट होगी। तो पहला, पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आती है, और एक बार एक पॉपुलेशन में जेनेटिक वेरिएशन आ जाए तो उसके बाद उसमें से किसी एक वेरिएशन को एडवांटेज मिलता है दूसरी वेरिएशन पे, इसे कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। कई कारण हो सकते हैं उसके, जिसकी वजह से एक नई स्पीशीज क्रिएट हो जाती है। और अगर वो स्पीशीज वापस अपनी ओरिजिनल स्पीशीज में इंटरब्रीड कर गई तो फिर वो ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नहीं होगा। तो चौथा स्टेप क्या जरूरी है बनने के बाद? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो 4 स्टेप से गुजरने के बाद, जब कोई पॉपुलेशन जब इन 4 स्टेप से गुजरती है, तो उसके बाद उस पॉपुलेशन में नई स्पीशीज का ओरिजिन होता है। ये तो एक इंट्रोडक्शन है ना। तो हम इन एक एक स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे। पहला स्टेप होगा जेनेटिक वेरिएशन इन अ पॉपुलेशन, यहां से हम अगले क्लास में करेंगे। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट आप पढ़ के आओ पूरा।